देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। देखो हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी पढ़ा था, और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है एज वेल एज प्रॉफिट लगा के भी कर सकता है। ठीक है, अगर कॉस्ट में ट्रांसफर करे तो स्टॉक रिजर्व या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लोडिंग, उसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रॉफिट लगा के सेंड करता है तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो हमें एज अ स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है, ताकि हम लोग ट्रू प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन का सेट था, यहाँ पर हम लोगों ने देखो क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 1 कर लिया था, इलास्ट्रेशन 2 भी कर लिया था, इलास्ट्रेशन 3 ये भी हम लोग का, ये तो हम लोग का फर्स्ट डे ही हम लोगों ने किया था। आज हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे, जहां पर हमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का क्वेश्चन जो है मिलेगा। देखो मतलब लास्ट दिन तो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन किया था, ये पूरा पूरी हम लोग का जो है अकाउंटिंग फॉर्मेट में हम लोग कर पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेसर्स एक्स हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी, इनका दो डिपार्टमेंट है ए और बी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। अब कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि ए बी का तो अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही। अलग अलग कैसे बनेगा, हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे कि ए का और फिर बी का, ऐसे नहीं करके ट्रेडिंग अकाउंट में दो कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का साइमल्टेनियसली ए बी दोनों का ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेपरेट ट्रेडिंग पीएल। और कॉन्सोलिडेटेड मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम लोग बनाएंगे, यानी दोनों डिपार्टमेंट का मिला के जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 का बनाना है। इसमें ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है कंसिस्टिंग ऑफ परचेज गुड्स एट कॉस्ट, बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक इतना इतना है। लेकिन एक बात बोला है, ये देखो बोल रहा है कंसिस्टिंग, मतलब इसमें कैसा स्टॉक है। देखो नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक का मतलब हम लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर का कोई स्टॉक जो हम लोगों का रह गया है उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसमें क्या है, परचेस्ड गुड्स का स्टॉक है, मतलब जो गुड्स हम लोग परचेस करते हैं कॉस्ट पे उसका पोर्शन है इसमें। ठीक है, तो परचेस हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, मार्केट से कर सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में जो है परचेस करता है, मतलब गुड्स जो है ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पर देखो उसका पोर्शन, लेकिन वो कॉस्ट वाला, ये सब कॉस्ट में, इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है। ये लाइन बताने का मतलब ये है कि इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं। देखो जब मार्केट से खरीदते हैं तो हमें नहीं पता रहता है प्रॉफिट का कि कितना प्रॉफिट है, वो तो हम लोग अपना कॉस्ट ही मानते हैं। आज अगर मार्केट से जाके कोई 100 रुपीज का स्टॉक खरीदता है तो वो ये नहीं बता सकते कि इसमें कितना प्रॉफिट है, उसके लिए वो 100 ही कॉस्ट है। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेंड कर रहा है लोडिंग या प्रॉफिट लगा के, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन बता सकता है कि एक दूसरे को अगर प्रॉफिट लगा के भेज रहा है तो उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, वही बोल रहा है कि कंसिस्टिंग ऑफ परचेस गुड्स, इसमें परचेस गुड्स ही है जो कि कॉस्ट वाला है, मतलब कोई प्रॉफिट वाला बात नहीं है। परचेज यहाँ पर 92,000, 68,000, सेल्स ये बता रखा है, वेजेस बता रखा है, कैरेज बता रखा है। फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेज गुड्स, मतलब जो गुड्स परचेज करता है ये लोग उसका क्लोजिंग स्टॉक है इतना। फिनिश्ड गुड्स का भी एक क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, परचेज गुड्स ट्रांसफर, अब देखो परचेज गुड्स जो मतलब ए या बी डिपार्टमेंट गुड्स परचेज करता है मार्केट से, उसे ट्रांसफर भी करता है एक दूसरे में, जैसे बाई बी टू ए 10,000, बाई ए टू बी 8,000, मतलब मार्केट से जो गुड्स परचेस हुआ है वो तो कॉस्ट प्राइस पे ही है, और ट्रांसफर भी देखो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ये देखो कंसिस्टिंग ऑफ परचेस गुड्स एट कॉस्ट, मतलब इसमें एक बात समझो, ए डिपार्टमेंट जो है वो मार्केट से भी खरीदता होगा, ठीक है, और वो बी से भी ट्रांसफर लेता होगा। ठीक है, बी से भी ट्रांसफर लेता होगा, क्योंकि देखो परचेस गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए, बी ए को ट्रांसफर कर रहा है, नीचे लिखा था बाय ए टू बी, मतलब ए जब कोई भी स्टॉक परचेस करता है मार्केट से भी करता है एज वेल एज अपना दूसरा डिपार्टमेंट बी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक डिपार्टमेंट है बी, उससे भी ले लेता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्टॉक बच जाता है, ये स्टॉक जो वो यूज करता है इसमें से ही कुछ सेल कर देता है, सेल करने के बाद जो बच जाता है वो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का। ठीक है,
अब ये स्टॉक बोल रहा है कॉस्ट में है, मतलब परचेज गुड्स जो ट्रांसफर होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तभी तो बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में जो भी इंक्लूडेड है वो परचेज प्राइस पे है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिनिश गुड्स के बारे में भी एक बता रखा है यहाँ पर। फिनिश गुड्स ट्रांसफर, यहाँ पर ये देखो ए टू बी, बी टू ए, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स ए टू बी, बी टू ए, ठीक है। मतलब फिनिश गुड्स भी ये लोग अपने अंदर ट्रांसफर किए हैं और फिनिश गुड्स का रिटर्न भी हुआ है। यू आर इन्फॉर्म दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। ये देखो ये बात बता भी दिया है, वहां पढ़ के भी समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि हमें ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि परचेज गुड्स जो ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट, मतलब ए अगर मार्केट से 100 में खरीदता है तो वो बी को वो चीज 100 में ही देता है। यही चीज हो गया ना, एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट, मतलब ए डिपार्टमेंट का अगर कोई स्टॉक को खरीदने में 100 रुपीज लगता है, परचेज गुड्स का बात हो रहा है, तो वही वाला गुड्स वो लोग वही प्राइस में बी को ट्रांसफर करेगा, सेम फॉर बी। and finished goods at departmental market price, and that 20% of the finished stock at each department represent finished goods receipt from the other department। क्या बोल रहा है, फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफर होता है, ये देखो फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर होता है, ये तो परचेज गुड्स। फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर होता है वो डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस में होता है, मतलब फिनिश गुड्स अगर ए डिपार्टमेंट अगर 120 में बेचता है मार्केट में, तो बी को भी 120 में बेचेगा। अब 120 में अगर 20 रुपया प्रॉफिट है तो यहाँ भी 20 रुपया प्रॉफिट कमाएगा, मतलब सेम प्राइस जो मार्केट के लिए है वही जो है अदर डिपार्टमेंट के लिए रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर दो कंडीशन हो गया, अगर परचेज गुड्स का ट्रांसफर होता है तो वो कॉस्ट प्राइस में होता है, फिनिश गुड्स का जब ट्रांसफर होता है वो मार्केट प्राइस में होता है। मार्केट में कोई कॉस्ट में थोड़ी ना बेचेगा, अपना प्रोडक्ट को प्रॉफिट लगा के ही बेचेगा, वही चीज यहाँ पर बता दिया है मार्केट प्राइस में। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी बताए, 20% ऑफ फिनिश स्टॉक क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक का 20% फिनिश स्टॉक का, ठीक है, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, फिनिश गुड्स ये नाम है, ठीक है, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका 20% एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, जैसे मान लो कि ए डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक रहा 100, अब क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि इस क्लोजिंग स्टॉक में 20% बी से लिए गए स्टॉक का हिस्सा है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ये होता है कंटेंट रेशियो। ये चीज क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक, मतलब अगर किसी का क्लोजिंग स्टॉक 20% बचा हुआ है, मतलब 80% सेल हो गया होगा एट ईच डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, यहाँ पर ए बी है वही मैंने लिखा है, रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, मतलब अगर ए के पास 100 रुपीज का फिनिश गुड्स है और बी के पास 100 रुपीज का फिनिश गुड्स है, तो इसमें ये कंफर्म है कि ए कहाँ कहाँ से स्टॉक खरीद सकता है, ए मार्केट से ले सकता है और बी से ले सकता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बनेगा वो मार्केट से लिए गए स्टॉक और बी से लिए गए स्टॉक का कंबाइन होके बनेगा, ठीक ठीक है, क्योंकि वो मार्केट से भी लेके बेचते हैं, बी से भी लेके बेचते हैं, ठीक है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा वो दोनों का मिक्स्ड अप बनेगा। अब इस मिक्स्ड अप पोर्शन में बोल रहा है कि 20% का जो फिनिश स्टॉक है वो रिप्रेजेंट करता है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, मतलब इसमें 20% स्टॉक जो है वो बी से लिया गया होगा और बाकी 80% अदर, मतलब मार्केट से लिया गया होगा, ये बता रहा है। और इस चीज को बोलते हैं कंटेंट रेशियो, मतलब ए के क्लोजिंग स्टॉक में बी का कितना हिस्सा है, ठीक है, मतलब बी जो ट्रांसफर किया वो भी तो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है, तो कितना है वो हमें बता दिया है 20%, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन में, अभी देखेंगे। देखो हम लोग को तो बोल रहा है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बना और कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग पीएल भी बना। हम लोग एक एक चीज बनाते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मान लो कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का सारा क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं इलास्ट्रेशन पोस्ट इन द बुक्स ऑफ Messrs X departmental trading account
for the year ended 31st December 2001, ठीक है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है, 20,000 और 12,000, 20,000 12,000। इसके बाद परचेज 90 to 68, टू परचेज, बाय सेल्स 1,40,000 1,12,000। ये नॉर्मल जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। वेजेस 12,000 8,000। कैरेज 2,000 2,000। तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रेडिंग में ही आएगा। 2,000 2,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेज गुड्स। परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये थोड़ा नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी लिखना होगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स, परचेज गुड्स और फिनिश्ड गुड्स है दोनों ही क्लोजिंग स्टॉक। दोनों का अलग इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि परचेस गुड्स में किसी तरीके का प्रॉफिट एडेड नहीं है, क्योंकि परचेस गुड्स जो है वो मार्केट से परचेस करने के अलावा जब इंटरनल ट्रांसफर होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को करता है, तो कॉस्ट में ही करता है, तो वहां पर प्रॉफिट इंक्लूड हो नहीं सकता, ठीक है। फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स का जब ट्रांसफर होता है तो प्रॉफिट लगा के करता है, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग यहाँ भी दिखाया, हमें अलग ही दिखाना है। 4,500 और 6,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है बोल के हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एक्सक्लूडेड स्टॉक है, इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो क्या हम लोग मार्केट से जो खरीदे उन्होंने प्रॉफिट नहीं लगाया होगा, लगाया होगा, लेकिन वो हमें कहाँ पता चलता है, वो तो हम लोग के लिए कॉस्ट ही होता है। हम लोग कौन सा वाला प्रॉफिट एलिमिनेट कर सकते हैं, जो हमें पता है कि इसमें कितना प्रॉफिट है, वो तो फिनिश गुड्स का होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स को प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया जाता है। 24,000 और 14,000। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा 24,000 और 14,000 में, ये हमें चेक करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए, परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए 10,000, ठीक है। तो बी ने ए को स्टॉक ट्रांसफर किया है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो उसको हमें लिखना चाहिए ऐसे, टू परचेज गुड्स ट्रांसफर। क्या टू साइड में ही होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। देखो, जब बी ए को ट्रांसफर कर रहा है तो एक पार्टी सेल कर रहा है, एक पार्टी परचेज कर रहा है। जब बोला जा रहा है लैंग्वेज में बी टू ए, बी ट्रांसफर कर रहा है ए को, तो बी कौन है, सेलर है, ठीक है। ए कौन है, परचेजर है, ठीक है। तो परचेज कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, टू साइड में जाएगा, और सेल कहाँ पर लिखेंगे, बाई साइड में। लेकिन क्योंकि ये परचेज गुड्स का ट्रांसफर है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं टू गुड्स ट्रांसफर या परचेज गुड्स ट्रांसफर, और इधर हम लोग लिखेंगे बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। मतलब सेल लिखने के जगह और परचेज सिर्फ लिखने के जगह हम लोग लैंग्वेज ये यूज कर सकते हैं, परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर। मतलब जो
इंटरनल ट्रांसफर हुआ, या फिर और एक चीज भी लिख सकते हो, टू इंटरनल ट्रांसफर और यहाँ पर बाई इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है, ये नहीं लिखने के जगह सीधा सीधा टू इंटरनल ट्रांसफर बाई इंटरनल ट्रांसफर भी अगर लिखते हैं तो भी होगा। ठीक है, कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, तो ये भी ठीक है। परचेस गुड्स ट्रांसफर बाई और टू साइड में लिख दो, या फिर टू इंटरनल ट्रांसफर लिख दो, वो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है। तो बी सेल कर रहा है 10,000 ए को, तो ए परचेजर है, तो ए के टू साइड में 10,000 लिखना चाहिए और बाई साइड में 10,000 बी के कॉलम में जाना चाहिए। ये चीज समझ में आना चाहिए, ये यहाँ पर सीखना जरूरी है। क्या बोला है देखो, बी ने ए को ट्रांसफर किया, तो बी सेलर है, सेल इधर लिखते हैं तो बी के कॉलम में इधर आएगा। परचेजर जो है परचेज इधर लिखते हैं तो टू बोल के इधर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो परचेज गुड्स ट्रांसफर में बाई ए टू बी, ए सेल किया है बी को टू 8,000, तो बी ने परचेज किया है, तो परचेज साइड में बी का टू साइड में 8,000 आएगा और ए के यहाँ पर 8,000 आएगा। तो ए 8,000 सेल किया है, बी ने 8,000 परचेज किया। अब जैसे कि मैंने बोला टू परचेज गुड्स लिखे बिना तुम लोग टू इंटरनल ट्रांसफर बाई इंटरनल ट्रांसफर भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड है कि कहाँ पर परचेज के कॉलम में किसका अमाउंट आएगा, सेल। तो चेक कर लेना है कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है। जो ट्रांसफर कर रहा है वो सेलर है, जो रिसीव कर रहा है वो परचेजर है, तो परचेज टू साइड में होता है, तो जो परचेजर निकल के आएगा उस कॉलम में लिखना है और ऑपोजिटली यहाँ पर जाएगा। जैसे ए का देखो, अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है, देखो ए ने 10,000 परचेज किया, बी ने 8,000 का परचेज किया, इसका मतलब ए 8,000 सेल करेगा और बी जो है वो 10,000 सेल करेगा। ठीक है, पढ़ के बस हमें सही सही पुट करना है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है फिनिश गुड्स ट्रांसफर बोला है और रिटर्न भी बोला है, तो हम लोग उसका नेट करके लिख सकते हैं, जैसे हम लोग परचेज लेस रिटर्न लिखते हैं ना वैसे कर सकते हैं। तो देखो फिनिश गुड्स ट्रांसफर किया था ए ने बी को 35,000। ठीक है, ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो इसमें से कौन सा रिटर्न एडजस्ट होगा, सोच के देखो। ए ने बी को ट्रांसफर किया, अगर बी कुछ रिटर्न करता है तो यहाँ पर एडजस्ट होगा। ए बोलेगा मैंने 35,000 का सेल किया बी को, लेकिन बी ने मुझे वापस कर दिया है 7,000, तो मेरा नेट सेल कितना हो जाएगा, -7,000। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ए टू बी मतलब इसके साथ इसको माइनस कर देते हैं, ऐसे करने से गलत हो जाएगा, हमें तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए बी को सेल कर रहा है, तो बी अगर कुछ ट्रांसफर मतलब रिटर्न करता है तब यहाँ से लेस होगा, तो बी टू ए जो है वो हम लोग का लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं बाय फिनिश गुड्स, बाय फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर। अच्छा, अब इधर ही क्यों लिखा, इधर इसे इधर भी लिखेंगे, इधर इसीलिए लिखा कि सेल के हिसाब से लिख दिया, इधर भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम एक ही साइड लिखेंगे। पहले इधर लिख लेते हैं, इधर लिख दिया है तो मैंने, यहाँ पर देखो 35,000 फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ है किसके तरफ से, ए के तरफ से। ठीक है, और बी के तरफ से ट्रांसफर हुआ है 40,000, ये मैंने नीचे नीचे लिख लिया। अच्छा, अब देखते हैं ए ने कितना रिटर्न किया, रिटर्न किया है ए ने बी को 10,000, तो ये कहां से लेस होगा, बी जितना सेल किया है उसके बाद बी किसको किया है, ए को किया है, तो ये इसके साथ एडजस्ट होगा, क्योंकि बी ने ए को 40,000 का स्टॉक दिया था और ए ने रिटर्न कर दिया उसमें से 10,000, तो 40,000 से हम लोग 10,000 को लेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, और 35,000 से फिर 7,000 लेस हो जाएगा। अच्छा, अब वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, तो ये देखो, ये जो है ये ए का सेल है, पहला वाला जो लिखा हुआ है ए का सेल है, पढ़ के देख लो। ए ने ट्रांसफर किया था 35,000, तो ये नेट ए का सेल है, तो 35 से 7 माइनस करने से 28 आएगा, तो ए ने 28,000 का सेल किया है नेट बी को, और बी ने 30,000 का सेल किया है नेट ए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर। ये क्यों लिख रहे हैं, देखो अगर यहाँ पर सेल हुआ है ए और बी के अंदर फिनिश गुड्स का, तो फिर परचेज भी हुआ है ऑपोजिटली, जब ए ने सेल किया तो वही चीज बी ने परचेज किया, तो ए का सेल अगर 28,000 है तो बी का परचेज 28,000 होगा। ठीक है, और बी का अगर सेल 30,000 है तो ए का परचेज 30,000 होगा, क्योंकि एक पार्टी अगर बी सेल दिखा रहा है तो ए परचेजर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बस यही पॉइंट हम लोग को अच्छे से समझना है। मैंने पहले ही बोला ये क्वेश्चन जो है काफी हद तक हमें आइडिया दे देगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है इंटरनल ट्रांसफर का। हम एक बार फिर से बता देते हैं, देखो कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को किया अभी तक।
पहले तो हम लोग का जो इंडिविजुअल लिखा हुआ था, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, कैरेज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने जैसा जिस डिपार्टमेंट का था वो लिख दिया। फिर आया इंटरनल ट्रांसफर का मैटर। इंटरनल ट्रांसफर मतलब जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। तो देखो यहाँ पर परचेस गुड्स और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, तो अच्छा वो भी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, परचेस गुड्स और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश क्लोजिंग स्टॉक था तो थोड़ा नीचे में लिखा। उसके बाद हम लोग इंटरनल ट्रांसफर देख रहे हैं कि बी ने ए को ट्रांसफर किया है 10,000, तो बी सेलर है 10,000 का, तो सेल साइड में यहाँ पर बी का 10 आएगा तो ए का यहाँ पर आएगा, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 10,000 का सेलर है तो ए 10,000 का परचेजर है। किसी भी एक तरीके से सोचेंगे तो अगर हम लोग सेल साइड में बी के कॉलम में लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू परचेज साइड में ए के कॉलम में आएगा। फिर यहाँ पर ए टू बी, ए ने सेल किया है तो ए का यहाँ पर 8,000 आएगा तो बी का यहाँ पर 8,000 आएगा। फिर एक फिनिश गुड्स का ट्रांसफर था विथ रिटर्न, तो ये देखो ट्रांसफर किया, ए ने बी को 35,000 का सेल किया और बी ने रिटर्न कर दिया 7,000 का, तो 28,000 का ए ने सेल किया। और सिमिलरली बी ने ट्रांसफर किया था 40,000 का, जिसमें से 10,000 ए ने रिटर्न कर दिया, तो फिर 30,000 का सेल हुआ। ये सेल, अब ए का सेल आया 28,000, तो बी का परचेज आएगा 28,000, और ए का बी का अगर सेल आया है 30,000 तो ए का परचेज आएगा 30,000। हो गया, बस और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। चेक करते हैं कितना होगा। 1,40,000 प्लस 28,000 प्लस 8,000 प्लस 4,500 प्लस 24,000, 2,04,500, 2,04,500 लेस 20,000 लेस 92,000 लेस 12 और 2 24 नहीं 14,000 माइनस 40,000 38,500, 2,04,500, 16 और 14, 20, 20 और 30, 50, 60, 60, 72, 1,72,000, 12,000, 68,000, 10,000, 8,000, 28,000 माइनस 1,72,000, 46,000। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होगा। हम लोग को कॉन्सोलिडेटेड पीएलबी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट तो बन गया, अब हम लोग बनाएंगे कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ जगह है, वैसे भी कॉन्सोलिडेटेड वाला पहले बनाने के लिए बोला, तो यहाँ बना लेते चलो। इलास्ट्रेशन और यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 31st of December 2001। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब है दोनों को मिक्सड अप करके बनाना है। ठीक है, हमने पहले कॉन्सोलिडेटेड ही बोला था, इसलिए मैंने सोल्यूशन का उस पार्ट को उधर कर दिया। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड का मतलब है टोटल, तो टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना है 20 और 12 32, 20 और 12, हाँ 32,000। तो यहाँ पर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 32,000। अच्छा, परचेज 92 और 68, तो ये कितना हो जाएगा
1,60,000 टू परचेस 1,60,000। सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का हम लोग को ऐड करना है। वेजेस 20, कैरेज 4, टू वेजेस 20,000 टू कैरेज 4,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो है टू परचेज गुड्स ये वाला और टू फिनिश गुड्स ट्रांसफर मतलब इंटरनल ट्रांसफर, और ये वाला देखो इंटरनल ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं बात करें, इंटरनल ट्रांसफर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 18,000, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 58,000। सिमिलरली यहाँ पर ऐड करेंगे तो 18,000 आएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो हम लोग का 58,000 आएगा। अगर हम लोग इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स और इंटरनल ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स लिखते हैं कॉन्सोलिडेटेड में, तो क्या होगा देखो, इधर 1858 आएगा, इधर 1858 आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो इधर भी उतना ही आएगा, इधर भी उतना ही आएगा, जिसका इम्पैक्ट एक ही जैसा होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 18,000 लिखते हैं और 58,000 का एंट्री लिखते हैं, और इधर भी 18,000 लिखते हैं 58,000 लिखते हैं, तो ओवरऑल टोटल करके बैलेंस करने से एक ही चीज आएगा। एक्चुअली इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो है वो लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैथमेटिकली क्यों जरूरत नहीं, इधर भी जितना आ रहा है इधर भी, इम्पैक्ट तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ आएगा नहीं। और जो हम लोग का लॉजिक है, लॉजिक ये बोल रहा है कि इंटरनल ट्रांसफर तो एक दूसरे के अंदर हो रहा है, तो हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ी ना बोलेगा हम खुद ही खुद को ट्रांसफर करें, क्योंकि ए भी वही है बी भी वही है। मेसर्स एक्स की तरह सोचो, मेसर्स एक्स कौन है, इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो एक्स के लिए ए भी जितना है खुद का, बी भी उतना ही है। मतलब एक्स तो बोलेगा ये तो मेरा ही 2 पार्ट है, ठीक है, ये तो हम ही है, ये तो हम है, ये लोग अपने आप को इंडिविजुअल बोल सकता है, लेकिन एक्स बोलेगा ए भी हम बी भी हम, तो हम खुद ही खुद को ट्रांसफर थोड़ी ना कर सकते। इसीलिए इंटर डिपार्टमेंटल का ट्रांसफर जो है मैथमेटिकली भी इम्पैक्टफुल नहीं है और लॉजिकली भी नहीं है। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हमें लिखने का जरूरत नहीं, हम लोगों ने कितना खरीदा कितना बेच दिया, जो बच गया चाहे किसी के पास भी बचे, वो लिखने से ही हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन आ जाएगा। क्योंकि हम लोग तो ये लिख रहे हैं ना, दोनों डिपार्टमेंट मिला के कितना खरीदा गया है, टोटल कितना परचेज, टोटल कितना ओपनिंग स्टॉक, टोटल वेजेस, टोटल कैरेज। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे टोटल सेल्स, सेल्स कितना है, तो सेल्स का टोटल 1,40,000 और 1,12,000 मतलब 2,52,000। ठीक है, सेल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद परचेज गुड्स ट्रांसफर तो मैंने बोल दिया, इंटरनल ट्रांसफर एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि उसका इंपैक्ट ना तो मैथमेटिकली आता है ना तो लॉजिकली आता है। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक को लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों मिला के हो गया 10,500 और ये हो जाएगा 38,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। परचेज गुड्स हो गया 10,500 और 38,000। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनल ट्रांसफर का इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो पहला बात है लिखने से तो मैंने मैथमेटिकली दिखाया एलिमिनेट हो जा रहा है, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आया कि कितना स्टॉक परचेज था पहले से, कितना परचेज हुआ, उस पे वेजेस कैरेज कितना लगा, ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से इतना सेल हुआ है, मतलब इसमें तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, उसे हमें इधर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें से ये तो हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट पे है, लेकिन ये वाला जो है इसमें हम लोग का क्या है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो अगर सिर्फ इसको बैलेंस करके प्रॉफिट निकालेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो गलत दिखेगा, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो हमें इसका प्रॉफिट एक्सक्लूड करके लिखना पड़ेगा, फिर ही हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट अभी ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ से निकालेंगे तो गलत क्या हो जाएगा, ये देखो ये सब कॉस्ट में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो भी परचेज कर रहा है, अब उससे पड़ा हुआ ओपनिंग स्टॉक हो, परचेज से रिलेटेड ये सारे खर्चे हो, तो ये हो गया कॉस्ट। ठीक है,
ये भी क्या है, ये कॉस्ट में है, ये क्या है, ये सेल प्राइस में, ये तो सेल प्राइस में ही होता है, इसी का ग्रॉस प्रॉफिट इधर एलिमिनेट होके आता है, लेकिन इस बार इसमें भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट भी तो मुझे एलिमिनेट करके इधर लिखना पड़ेगा, जैसे कंसाइनमेंट में होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इसको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोला जाता है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, वहां से लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग का कैलकुलेट होके आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर पाएंगे, जो कि बैलेंस करके आ जाएगा। अच्छा, पहले हम लोग वर्किंग नोट 1 से निकाल लेते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अच्छा, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इसमें भी है, क्योंकि फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर होता है वो प्रॉफिट लगा के होता है। मतलब ए के पास जो फिनिश गुड्स है वो कैसे बना होगा, सोच के देखो, ए का जो फिनिश गुड्स है वो कैसे बना होगा, उसमें ये ओपनिंग स्टॉक का भी पार्ट होगा, उसमें परचेज का भी पोर्शन हो सकता है, वेजेस का भी होगा, कैरेज का भी होगा, है ना, और ये परचेज गुड्स का भी होगा। मतलब अगर ए के पास इतना स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल था, टोटल अलग अलग तरीके से, कुछ ओपनिंग स्टॉक में था, कुछ खरीदा गया, उसमें वेजेस लगा तो कॉस्ट बढ़ गया, फिर कैरेज लगा तो भी कॉस्ट बढ़ा, और परचेज गुड्स जो है बी से लिया गया, गुड्स परचेज किया गया, तो ये सब में से जितना उसने बेच दिया, जितना इंटरनल ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद जो स्टॉक बच गया वही हम लोग का क्या होगा, फिनिश गुड्स का। हाँ, अब परचेज का जो है यहाँ पर अलग से दिख रहा है, तो परचेज इसमें नहीं आएगा, परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर अलग से दिख रहा है, तो इसमें नहीं आएगा। फिनिश गुड्स में फिर परचेज गुड्स के अलावा बाकी सारे स्टॉक का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कौन से में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यहाँ पर देखो, अगर इसका हिस्सा यहाँ पर है, सोच के देखो, तो इसमें जो है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में जो हिस्सा है वो परचेज गुड्स का है, क्वेश्चन में हमें बताया था, ये देखो यहाँ पर कंसिस्टिंग ऑफ परचेज गुड्स, ये परचेज गुड्स का ही हिस्सा है जो कॉस्ट में है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट कौन सा वाला होगा, जो ये फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ था ना, ये फिनिश गुड्स, इसका जितना हिस्सा यहाँ पर इंक्लूडेड है उसका प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, ए के पास अगर 24,000 का फिनिश गुड्स है, उसमें बी का जितना पोर्शन है फिनिश गुड्स का, उस पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये मैंने ए लिख दिया, ये मैंने बी लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, बीस एलिमेंट इन एज स्टॉक, और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे एज एलिमेंट इन बीस स्टॉक, ठीक है। मतलब ए के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, ए के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का 20, फिनिश गुड्स से क्यों ले रहे, परचेज गुड्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, ये कॉस्ट में ट्रांसफर हुआ है, तो फिनिश गुड्स है 24,000 ए का, तो यहाँ पर लिख रहे हैं ए के कॉलम में 24,000, बी का कितना है 14,000, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ए के स्टॉक में 20 एलिमेंट इन, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, एक से बी का एलिमेंट ढूंढेंगे इन ए स्टॉक, तो ए स्टॉक कितना है, ए का स्टॉक है 24,000, बी का स्टॉक कितना है, बी का स्टॉक है हम लोग का 14,000, ठीक है। अब कितना एलिमेंट इंक्लूडेड है वो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि जब भी कोई फिनिश स्टॉक रहता है इंटरनल ट्रांसफर का, वो 20% ऑफ फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट, मतलब इसमें 20% जो है बी का पोर्शन है ए के स्टॉक में, और बी के स्टॉक में 20% जो है वो ए का हिस्सा है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने से आ जाएगा 2800, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करने से आएगा, नहीं ये वाला 2800 आ रहा है, सॉरी, ये वाला 2800 आ रहा है, और ये आ जाएगा 4800, ठीक है। मतलब ए का जो 24,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से बी का प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया गया स्टॉक का हिस्से का 4,800 है, 20% यानी 4,800, और यहाँ पर 2,800। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये तो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि 24,000 में कितना बी से ट्रांसफर लिया गया स्टॉक का हिस्सा है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इनका इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है, तो उसके लिए हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
ए और बी दोनों का कैलकुलेट करेंगे, ए का ग्रॉस प्रॉफिट और बी का ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि ए जो है अपने स्टॉक में प्रॉफिट लगा के बी को भेजता है, और बी जो है अपने स्टॉक में प्रॉफिट लगा के ए को भेजता है, और वो प्रॉफिट कौन से रेट पे है, मार्केट प्राइस पे। ये देखो मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट में इनका प्रॉफिट कितना है प्रोडक्ट बेच के, वो निकालेंगे। तो ए का ग्रॉस प्रॉफिट आया 38,500। प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, तो 38,500 जीपी है, बी का जीपी है 46,000, ठीक है। जीपी बाई सेल्स इंटू 100, तो इंटू 100 मैंने कर दिया। सेल्स कितना है, तो ए का सेल्स है देखो 1,40,000, बी का है 1,12,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,40,000 और 1,12,000 प्लस, अच्छा यहाँ पर परचेज गुड्स ट्रांसफर हुआ। अब देखो सेल, ए ने क्या सेल किया, ये तो मार्केट में सेल किया है, बी ने ये मार्केट में सेल किया, ए ने ये बी को सेल किया है, बी ने ये ए को सेल किया है। लेकिन ये सेल पे प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफर जो हुआ है परचेज गुड्स वाला, ये तो कॉस्ट पे हुआ है, तो इस पे तो कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं कि ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट मतलब क्या, कॉस्ट से ऊपर प्राइस में बेचेंगे एवब में, तभी ना प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे ये जो परचेज गुड्स का ट्रांसफर हुआ है ए और बी के तरफ से एक दूसरे को, ये तो कॉस्ट पे हुआ है, तो इस पे कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। फिनिश गुड्स पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफर हुआ है वो भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। हम लोगों को टोटल सेल लेना है जिसमें ए प्रॉफिट कमा सकता है, बी प्रॉफिट कमा सकता है। तो ए ये वाले सेल पे और ये 28,000 वाले सेल पे प्रॉफिट कमा सकता है, और बी का 30,000, तो यहाँ पर हो गया 28,000 और यहाँ पर 30,000, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना हो रहा है। 38,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,68,000, ये आ रहा है कुछ इतना 22.91। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 22.917%, ऐसे लिख दिया, या फिर 23 भी कर सकते हैं। 46,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,42,000, 32.39, 32.394, 32.394%, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट तो निकाल लिया। अब हम लोगों ने, मतलब ए जब भी सेल करता है, चाहे वो मार्केट में करे चाहे वो बी को करे, लेकिन फिनिश गुड्स वही वाला हम लोगों ने लिया है, तो उसपे वो इतना प्रॉफिट कमाता है, बी इतना प्रॉफिट कमाता है। अगर ए का स्टॉक जो बी के पास पड़ा हुआ है वो है इतना, और बी का स्टॉक जो ए के पास पड़ा हुआ है वो इतना। अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये क्या है, ये है ए के टोटल स्टॉक में बी का पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्या है, ये है बी के टोटल स्टॉक में ए का पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो ये जो 4,800 का स्टॉक ए के पास बच गया, उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, ऐसे लिखते हैं स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व किस पे कैलकुलेट होगा, स्टॉक पे। तो पहले देखते हैं ए के पास बी का कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। लैंग्वेज क्या लिखा है मैंने, बी इज एलिमेंट इन ए स्टॉक, ए के स्टॉक में बी का एलिमेंट मतलब बी का भेजा हुआ स्टॉक का 4,800 पड़ा हुआ है, और बी के पास पड़ा हुआ है ए का 2,800, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कैसे निकालेंगे, इसमें जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सा रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन सा स्टॉक है, ये है ए के पास बी का पड़ा हुआ स्टॉक, तो इसमें प्रॉफिट किसका इंक्लूडेड होगा, बी का इंक्लूडेड होगा। बी ने अपना स्टॉक में जितना प्रॉफिट लगा के ए को भेजा है, तो ए के पास उसमें से जितना स्टॉक बच गया, उसमें अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, तो इसमें किसका प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे, परसेंटेज बी का, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा। तो 32.394%, बी का प्रॉफिट क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि बी तो प्रॉफिट लगा के ए को बेचा था जिसमें से इतना बच गया, तब इसमें कितना प्रॉफिट है वो निकालेंगे। अगर ये मेरा प्रॉफिट लगा हुआ स्टॉक है, तो ये कौन प्रॉफिट लगाया था, बी लगाया था, ए को भेजा था, तो इसलिए इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट लगा हुआ है। तो ये हो गया 1,554.9, मतलब 1,555 ऐसा लिख सकते हैं अप्रोक्स।
और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.917%। 2800 इंटू 22.917%, 641.67, मतलब 642 लिख देते हैं, 0.6 है अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो कनेक्शन हो रहा है ना, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ए में इतना आ गया तो इसको लगा दिए, हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमेशा लैंग्वेज में लिखोगे ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभार अगर लैंग्वेज लिखना भूल भी जाते हो, तुम लोग को बस ये समझना है कि ए के पास जो भी स्टॉक रहेगा प्रॉफिट लगा हुआ वो ऑब्वियसली बी वाला ही होगा। मतलब अगर डिपार्टमेंट का नाम ए बी है तो हम लोग को पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि ए के पास जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से बी का हिस्सा कितना है, और उसमें प्रॉफिट भी बी का ही लगेगा क्योंकि ट्रांसफर तो बी कर रहा है, तो उसी को पता है वो कितना प्रॉफिट लगा के भेज रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि बी नॉर्मली इतना प्रॉफिट कमाता है, तो ये स्टॉक जो ए बेच नहीं पाया, बी से लिया गया था प्रॉफिट लगाया वाला, उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इतना। ठीक है, अब हम लोग टोटल स्टॉक रिजर्व देख लेते कितना हुआ यहाँ पर। इसको हम लोग लिख देंगे कॉन्सोलिडेटेड में टोटल स्टॉक रिजर्व, तो कितना हो जाएगा 555, और ये अमाउंट टोटल कर लेते हैं 642 प्लस 1555, 2197। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 2197। अब हम लोग ये सब ऐड करेंगे तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 2,52,000 प्लस 10,500 प्लस 38,000, 3,05,000 माइनस 2197 माइनस 24,000 माइनस 1,92,000, 82,300, 303 आ रहा है। ठीक है, 303, 82,303 इतना आ गया। जब 3 आएगा कि 4 आएगा चेक कर ले। 32,000 प्लस 1,60,000 प्लस 24,000 प्लस 2,197 माइनस 3,005,000, 82,303। ठीक है, चलो 82,303। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इंटरनल ट्रांसफर हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, बाकी एज इट इज होगा। और ये कंसेप्ट जो है ट्रांसफर का यहाँ पर समझना है, और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद कौन सा परसेंटेज किस पे लगेगा, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 5th नंबर हम लोग लास्ट दिन कर चुके हैं। 6th नंबर करते हैं, इलास्ट्रेशन 6। देखो इसमें क्या बोला है, मेसर सुमन एंटरप्राइज हैज 2 डिपार्टमेंट्स, फिनिश्ड लेदर एंड शूज। ठीक है, इनका 2 डिपार्टमेंट है, एक है फिनिश्ड लेदर और एक है शूज। शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ लेदर सप्लाइड बाय द लेदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो शू बनता है वो कैसे बनता है, लेदर डिपार्टमेंट जो लेदर सप्लाई करता है उसी के थ्रू से जो है ये लोग शूज बनाते हैं, एंड इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब जो ट्रांसफर होता है, ये देखो, शूज आर मेड बाय द फर्म itself out of the leather supplied by leather department at its usual selling price। मतलब लेदर डिपार्टमेंट अगर मार्केट में लेदर बेचेगा तो जिस प्राइस पे बेचता है, सेम उसी प्राइस पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट है सू डिपार्टमेंट, उसको भी सेम प्राइस में ही लेदर बेच रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। हम लोग को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, रेंट एंड वेयर हाउस। अच्छा, इसमें कुछ खर्चा पीएल का भी दिख रहा है हमें। ठीक है, इसीलिए देखो ट्रेडिंग एंड पीएल बोला है, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बोला था।
अब यहाँ पर बोल रहे हैं द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट, शूज डिपार्टमेंट का जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब ये वाला इधर शूज डिपार्टमेंट था, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ द लेदर एंड 25% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस। मतलब बोल रहा है कि जब भी शूज डिपार्टमेंट के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो उसमें इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनेगा, इसका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वो सब मिला के जो सेल हुआ हुआ, जो नहीं हुआ बचा हुआ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्टिंग ऑफ बोल रहा है 75% ऑफ लेदर, मतलब लेदर डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर लिया जाता है स्टॉक का, उसका 75% हमेशा इसकी क्लोजिंग स्टॉक में बच जाता है, 25% अदर एक्सपेंसेस होता है। मतलब कंटेंट रेशियो ये हो गया इंटरनल ट्रांसफर का, ठीक है। इंटरनल ट्रांसफर पे हमेशा 75% का ट्रांसफर जो है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसमें 75% हिस्सा इंटरनल ट्रांसफर से होता है, नॉर्मली यही देखा गया, ये रेशियोज हो गया, ठीक है, रेशियोज बता रहा है। The finished leather department earned a gross profit 15% in 2001-2002। जो finished leather department है, यानी कि जो ट्रांसफर करता है दूसरे डिपार्टमेंट को, यहाँ पर देखो एक दूसरे को नहीं करता है, जैसे ए बी में हम लोगों ने देखा ए बी को ट्रांसफर करता है, बी ए को करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेदर जो है वो शू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। और लेदर डिपार्टमेंट ने 2001 2002 मतलब प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कमाया था 15%, और जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल अमाउंट 8,50,000, बस इतना ही बोला है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो जनरल एक्सपेंसेस बोला है, इसके बारे में मैंने तुम लोग को बताया था जब हम लोग जनरल पीएल कर रहे थे, कि ऐसा कोई खर्चा, यहाँ पर जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा कोई खर्चा जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते वो जनरल पीएल में ट्रांसफर करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो जनरल पीएल का पता चला क्या करना है। अब ये जो बता रखा है कि प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट 15% है, इसको बताने का रेलिवेंसी क्या है, क्योंकि लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को स्टॉक ट्रांसफर करता है, वो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में लोडिंग लगा के। तो जो ओपनिंग स्टॉक है शूज डिपार्टमेंट के पास, उसमें भी लेदर डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा, कितना परसेंट, 75%, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इन जनरल जो भी इनका क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक होता है, मतलब बचा हुआ स्टॉक में हमेशा ट्रांसफर डिपार्टमेंट से लिए गए ट्रांसफर अमाउंट का 75% और बाकी खर्चे का 25% एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें भी 75% जो है वो लेदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर लिए गए स्टॉक का वैल्यू होगा। अब इस पे अगर हमें स्टॉक रिजर्व निकालना है, मतलब कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उसके लिए ये तो पता करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर जो डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया था, यानी फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना था, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। करंट ईयर का तो निकाल लेंगे, प्रीवियस ईयर का इसीलिए हमें बता दिया है कि जीपी है 15%, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो करके हो रहा है कि नहीं। तो इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2000। पर्टिकुलर्स फिनिश्ड लेदर एक डिपार्टमेंट का नाम है, दूसरे का है शूज, यहाँ पर भी लिखते हैं फिनिश्ड लेदर और शूज। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 30,20,00,000, 4,30,000। परचेज 1,50,00,000, 2,60,000।
2,60,000 सेल्स, 1,80,00,000, 45,20,000। 1,80,00,000 तो 80,00,000 और 45,20,000 सेल्स। अच्छा, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है तो टू ट्रांसफर, या फिर ऐसे लिख दो जैसे मैंने बोला ना, सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर लिखेंगे तो भी होगा, टू इंटरनल ट्रांसफर बाय इंटरनल ट्रांसफर, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर होगा तो एक पार्टी के लिए सेल होगा, एक पार्टी के लिए परचेस होगा, तो दोनों साइड में होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है? शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा कि लेदर डिपार्टमेंट से लेदर लेके ही शू डिपार्टमेंट शूज बनाता है, तो शूज डिपार्टमेंट हमेशा परचेस करता है, लेदर की जो है वो शूज से कुछ भी नहीं लेता है। तो यहाँ पर शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया है 30,00,000 का, तो 30,00,000 का परचेस किया है शूज डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और फिनिश्ड लेदर ने सेल किया है 30,00,000 का, हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, देखो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम लोग का ट्रेडिंग में नहीं आता है, पीएल में भी नहीं आता है, ये आता है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनता है। जैसे कि कभी तुम लोग फाइनल अकाउंट्स किए हो 11 में, तो देखोगे वहां एक मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स पे किया जाता है, वो कुछ नहीं, जैसे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है उसके आगे एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, ये चीज उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो वो खुद से क्योंकि अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारे खर्चे जो कॉस्ट में जैसे हम लोग करते हैं, ये सारे खर्चे कॉस्ट शीट पे जो होता है, वो सारे खर्चे करने के बाद जो फिनिश गुड्स बनता है उसे ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में ट्रेड करना पड़ता है, मतलब बेचना पड़ता है स्टॉक को, तो जो स्टॉक आ रहा है एज ए फिनिश गुड्स उसे बेचना पड़ता है, तो उसका डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर है नहीं, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, और अगर कोई सिर्फ ट्रेडर है तो उसका ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट बनता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है बट हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो इसको कहाँ देना चाहिए? फिर इसको हम लोग ट्रेडिंग में ही देंगे, क्योंकि पीएल तो बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा जाता है, और जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसमें लिखा जाता है। अब यहाँ बनाने नहीं बोला है, तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग को देंगे यहाँ पर ट्रेडिंग में, जैसे कभी तुम लोग करते हो ना बचपन में, फ्यूल्स वगैरह का दिखाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो हम लोग ट्रेडिंग में ही दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में दें। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 5,00,000, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का है, और इसी का होगा, देखो शूज जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी का ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होगा, लेदर तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो मार्केट से परचेस करता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट, ये सब हम लोग का पीएल में चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं 12,00,000, 20 और 5,00,000। अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। 180 प्लस 30,00,000 प्लस 12,00,000, 2,22,20,000 माइनस 30, 20, 150, 42,00,000, 45 और 5, 50,00,000, 20,000 माइनस 4,30,000 माइनस 2,60,000 माइनस 35,00,000, 8,30,000।
अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे पीएल। अच्छा, पीएल को इसके नीचे स्प्रेड कर देंगे, लेकिन मेरा जगह नहीं है तो हम इस पेज में कर रहे हैं। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 42 लाख और 8,30,000। हाँ, 42 लाख और 8,30,000। 2 सेलिंग एक्सपेंसेस। टू सेलिंग एक्सपेंसेस 1,50,60,000। रेंट वेयर हाउसिंग 5 लाख और 3 लाख। अच्छा, टू नेट प्रॉफिट। और कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया। अगर प्रॉफिट आएगा तो, अगर लॉस आएगा तो लॉस साइड में लिख देंगे। टोटल करते 42 लाख, इधर ही ज्यादा है, प्रॉफिट ही आएगा 6,50,000। 35,50,000। 8,30,000। अच्छा, और इधर आ रहा है हम लोग का 8,30,000, इधर ही ज्यादा आ रहा है। और ये हो गया 3,60,000। 4,70,000 बन गया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर बता दिया है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे दिख रहा है ये बन गया, लेकिन देखो ये कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि एक खर्चा अभी तक हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाए, दैट इज 8,50,000। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से ये प्रॉफिट सही भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो नहीं भी रहता तो भी हमें जनरल पीएल बनाना चाहिए था। बिकॉज यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट जो आया हुआ है गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जब ग्रॉस प्रॉफिट निकला तो इस प्रॉफिट, इस क्लोजिंग स्टॉक पे लगे हुए स्टॉक रिजर्व को हम लोग एलिमिनेट नहीं किए हैं। इसी वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आए वो डिपार्टमेंट वाइज तो सही है, लेकिन अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बोले तो इसमें हमें स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वैसे भी एक जनरल खर्चा जो है वो हम लोगों को यहाँ पर एपोर्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक जनरल पीएल बनाए। पहले ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट का। टोटल है 35 लाख। यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा, यहाँ पर और अलग अलग नहीं होगा, जो भी होगा एक साथ होगा। 4,70,000। तो यहाँ पर हो गया 40,20,000। ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट। यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस क्वेश्चन में बता दिया है 8,50,000। और जो प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को इधर लिखना चाहिए, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्योंकि जिधर विथ प्रॉफिट मेरा स्टॉक मतलब प्रॉफिट एलिमेंट जिधर भी दिखता है, जैसे कि एग्जांपल देखो ये इधर दिख रहा था प्रॉफिट से लगा हुआ एलिमेंट, तो प्रॉफिट मुझे इधर लिखना पड़ेगा। जैसे सेल इधर दिखता है तो उसका प्रॉफिट इधर जाता है। सिमिलरली अगर ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट है तो वो इधर आएगा। जैसे कंसाइनमेंट में हम लोग करते हैं, क्रॉस करके हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ता है, या तो क्रॉस क्रॉस करके कर लो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं तो इसका स्टॉक रिजर्व इधर होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं तो इसका स्टॉक रिजर्व इधर होना चाहिए।
बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, या फिर नेट में भी लिख सकते हैं, मतलब वर्किंग नोट में नेट बना के फिर उसका नेट अमाउंट लिख के भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जगह रख देते हैं टोटल करने के लिए, इधर वर्किंग नोट में हम लोग बना लेते हैं कि कितना स्टॉक रिजर्व है। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये निकालेंगे कि रेट ऑफ, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं जैसे पहले वाला किया, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो ए बी लिखा था, वैसे यहाँ पर लिख लेंगे फिनिश्ड लेदर और शूज डिपार्टमेंट। फिनिश्ड लेदर और शूज डिपार्टमेंट। ठीक है। अब कौन किसको ट्रांसफर करता है? फिनिश्ड लेदर शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। तो शूज डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक है, चांसेस है कि उसमें फिनिश्ड लेदर का कोई पोर्शन रह जाए, तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं फिनिश्ड लेदर्स एलिमेंट, फिनिश्ड लेदर्स एलिमेंट इन शूज डिपार्टमेंट स्टॉक। ठीक है। अगर ये लैंग्वेज तुम लोग नहीं लिख पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके लिखोगे कि स्टॉक रिजर्व बोल के तो भी हो जाएगा, हम वो भी दिखा देते हैं। देखो, फिनिश्ड लेदर एलिमेंट इन शूज डिपार्टमेंट स्टॉक, तो शूज डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है उसमें फिनिश्ड लेदर का कितना एलिमेंट होगा? तो शूज डिपार्टमेंट का जो स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 5 लाख में कितना एलिमेंट रहेगा। 5 लाख इंटू, यहाँ पर बता दिया है कितना रहता है, 75%। तो 75%, 5 लाख का 75% होता है 3,75,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे फिर से, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिनिश्ड, ऐसे सेम लिख सकते हैं फिनिश्ड लेदर्स एलिमेंट इन शूज डिपार्टमेंट ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में कितना हिस्सा है, और ये जैसे हम लोगों ने लिखा क्लोजिंग स्टॉक का। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि फिनिश्ड लेदर के पास शूज डिपार्टमेंट से कुछ भी ट्रांसफर होके नहीं आता है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर ही चेक कर लेते कितना है। शूज का 4,30,000 है, तो 4,30,000 में 75% स्टॉक का हिस्सा ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर से बना होगा। तो 4,30,000 इंटू 75%, तो ये हो गया 3,22,000। ठीक है। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि स्टॉक रिजर्व कितना है। तो स्टॉक रिजर्व इन ओपनिंग स्टॉक, ये वाला पहले निकाल लेते क्योंकि इसका हम लोगों को ना प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है। तो कितना हो जाएगा, 3,22,000 का स्टॉक है, इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? क्योंकि पिछले बार जो लेदर फिनिश लेदर डिपार्टमेंट है उसने 15% प्रॉफिट कमाया था, तो ये मार्केट में जितना प्रॉफिट कमाते हैं उतना ही प्रॉफिट लगा के इनको बेचते हैं। तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना उसमें 15% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यानी कि 48,375। ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए तो ये वाला जो है 3,75,000 पे हमें प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं 3,75,000 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर। तो निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ जीपी फॉर 2023 का प्रॉफिट निकालेंगे फॉर शूज डिपार्टमेंट, सॉरी शूज नहीं, लेदर है ना, फिनिश्ड लेदर, क्योंकि वही ट्रांसफर करते हैं तो उनका प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड होगा। तो फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट का करेंट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसी का परसेंटेज यहाँ पर लगेगा। तो जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो देखते हैं करेंट ईयर में फिनिश्ड लेदर ने कितना सेल किया है। तो ये देखो 1,80,00,000 और इंटरनल ट्रांसफर से 30 लाख, तो 1,80,00,000 प्लस 30 और प्रॉफिट हुआ है 42 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं 42 लाख, 1,80,00,000
1,80 लाख और 30 लाख। 2,10 लाख। अब ऊपर कितना है? 42 लाख है, तो 42 डिवाइडेड बाई 21, 42 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 100, देखते कितना होगा। 20% होगा शायद। हाँ 20% आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके देख लो। 20% आ रहा है, तो इसमें प्रॉफिट का 20% इंक्लूडेड होगा, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट 20% है। 3,75,000 इंटू 20%, 75,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो 75 और 48,375, 75 और 48,375। अब टोटल करते हैं। 402 प्लस 48,375, 40,000, 40,68,375 माइनस 8,50 माइनस 75, 31, 43,375, 40,68,375। ऐसे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं लिख के। ठीक है, ये क्या आ गया? नेट, जनरल नेट प्रॉफिट, जो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं बैलेंस शीट में। जनरल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रॉफिट को टोटल करने से कितना आ रहा था? 40,20,000। एक्चुअली प्रॉफिट कितना है? 31,43,375। ये ज्यादा क्यों दिख रहा था? क्योंकि फालतू का जो है रिजर्व इंक्लूडेड था, जो कि ट्रांसफर में ऐड किया गया था। तो एक्चुअल प्रॉफिट पता करने के लिए तो वो तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा ना। तो एलिमिनेट करने पे सही प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स जब बनाएंगे तब ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं बोलेगा, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना हो इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें ये प्रॉफिट का ट्रांसफर करना चाहिए, ना कि इस प्रॉफिट का। ये मतलब ओवर प्राइस्ड है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने 75 और 48,375 अलग अलग लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों को नेट भी कर सकते हैं। मतलब प्रीवियसली करंट ईयर में 75,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है और प्रीवियस ईयर का 48,375 इंक्लूडेड है। मतलब नेट में 26,625 इंक्लूडेड है। तो दो जगह पे लिखने के जगह अगर हम लोग 26,625 लिख देते, किधर लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है, मतलब इधर लिखना पड़ेगा। तब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, तब ओनली स्टॉक रिजर्व लिखना है। ऐसे करके हम लोग अगर लिखेंगे 26,625, ये इधर ही क्यों लिखा? क्योंकि देखो क्लोजिंग का वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो स्टॉक रिजर्व अल्टीमेटली बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक वाला ही बचेगा। तो ये लिख के भी अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। देख लो, तब इधर सिर्फ यही वाला डेटा रहेगा, 40,20,30। ठीक है, माइनस 8,50,000, सेम आंसर आ रहा है। ये क्या होगा? ओ अच्छा, माइनस ये भी होगा 26,625। ये देखो 31,43,375। अगर चाहे तो दोनों साइड लिखेंगे तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिख के ऐड करके निकाल लो, या फिर नेट करके हम लोग सिर्फ स्टॉक रिजर्व बोल के लिखेंगे, नेट होके जो आएगा। और ये क्लोजिंग साइड में इधर आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है। फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जनरल पीएल निकल गया, जो कि हम लोग ट्रांसफर कर पाएंगे जो फाइनल अकाउंट बनेगा उसमें। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। 7 जो है मार्कअप का है, वो कंसेप्ट जब हम लोग करेंगे तब उसका देखेंगे कैसे होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन 1 करते हैं, जो कि हमारा सीखा हुआ कंसेप्ट में से है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या बोला है। डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट सी 20% ऑन कॉस्ट। अच्छा, ए जो है वो बी और सी को सेल करता है, कितना कितना प्रॉफिट लगा के बेचता है वो बोला गया है। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू ए एंड सी at a profit of 25% and 15% respectively on sales. Department C charges 30%, 40% profit. मतलब सीधा बात है, जे कौन सा डिपार्टमेंट किसको कितना प्रॉफिट लगा के बेच रहे हैं उसका डिटेल्स दिया हुआ है। आगे देखते हैं बोल क्या रहा है करने के लिए। स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डिपार्टमेंट ए के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितना है,
वो है 40,000 39,000, जिसमें से बी से ट्रांसफर लिए गए स्टॉक में से ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया। अब ए किसको ट्रांसफर कर सकता है, बी और सी को। तो बी और सी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें से ए से ट्रांसफर लिए गए स्टॉक का हिस्सा कितना है, 45 42। ठीक है। अब बी के पास जो भी, बी ने जिनको भी ट्रांसफर किया, बी किसको ट्रांसफर कर सकता है, ए को और सी को। तो ए को सी को जो भी ट्रांसफर किया उसमें से बचा हुआ स्टॉक है 40,000 और 72,000, और ये सी से। ठीक है, इस तरीके से हमें रीड करना पड़ेगा। अब ऐसे रीड करोगे तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अगर ऐसे रीड करते हैं तो भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर गैप है, यहाँ लिखा है 4039। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए के पास ट्रांसफर किया गया बी वाला स्टॉक कितना है, ट्रांसफर किया गया सी वाला बचा हुआ स्टॉक कितना है। कैलकुलेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हम लोग को स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने बोला है हर एक डिपार्टमेंट का, ऑल्सो टोटल करने के लिए बोला है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब कोई टी शेयर वगैरह नहीं, नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट ए, यहाँ पर लिख दिया डिपार्टमेंट बी, और यहाँ पर डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए जो है वो ट्रांसफर करेगा किसको, पहले ये हम लोग क्वेश्चन बिना देखे ही सोच सकते, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट सभी को ट्रांसफर करता है। तो ए बी और सी को करेगा, बी ए और सी को करेगा। ठीक है, और सी जो है ए और बी को करेगा। ये तो हम लोग क्वेश्चन को दोबारा नहीं देख के भी बोल सकते हैं। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि कितने रेट पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट लगाया जा रहा है। तो देखो, जब ए बी को ट्रांसफर करता है, पहले लाइन पे वही बोला है 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो बी को जब ट्रांसफर करता है तो 50% ऑन कॉस्ट पे। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर सी को जब ट्रांसफर करता है 20% ऑन कॉस्ट पे, 20% ऑन कॉस्ट पे। अच्छा, जब बी ट्रांसफर कर रहा है, डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स ए टू सी एट अ प्रॉफिट 25% एंड 15% ऑन सेल, 25% ऑन सेल, 15% ऑन सेल्स। अच्छा, और सी का ट्रांसफर देखते हैं 30-40% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट, 40% ऑन कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर भी लिखेंगे डिपार्टमेंट ए बी सी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। ठीक है, अच्छा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे कि ए बी को कितने में ट्रांसफर करता है और ए सी को कितने में ट्रांसफर करता है। तो स्टॉक रिजर्व किसका निकल पाएगा, सोच के देखो। हम लोगों को पता है कि ए बी और सी को ट्रांसफर करता है, बी और सी के पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा उसमें ए वाला क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है। तो अगर स्टॉक रिजर्व निकलेगा तो बी के पास बचे हुए स्टॉक का और सी के पास बचे हुए स्टॉक का, तो हम लोग बी और सी के कॉलम में लिखेंगे इसका मतलब। ठीक है, तो देखो बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ए से लिया गया, ये रहा बी का, ए का ट्रांसफर किया गया क्लोजिंग स्टॉक जो बी के पास है। तो ए ने जो ट्रांसफर किया है उसमें से बी के पास 45,000 पड़ा हुआ है और सी के पास 42, 45 और 42। तो यहाँ पर लिखते हैं 45,000 और यहाँ पर लिखेंगे 42,000। ठीक है, पहले हम लोग सही तरीके से लिख तो ले। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रांसफर का, सॉरी, परसेंटेज लगाएंगे। तो डिपार्टमेंट ए ने बी, डिपार्टमेंट ए तो और ए को ट्रांसफर नहीं करेगा, बी और सी को कर सकता है। बी और सी को जो ट्रांसफर किया उसमें से बी के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, डी के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, सी के पास। अच्छा, फिर बी का देखो, बी का है 40 और 72, तो बी किसको ट्रांसफर करेगा, ए को 40 और सी को, तो हो गया 72,000। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमेशा। अच्छा, अब देखो सी डिपार्टमेंट ने जो ट्रांसफर किया है उसमें से ए और बी के पास 39 और 42, 39 और 42, ये इतना इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये ट्रांसफर जो डिपार्टमेंट कर रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है। सोच के देखो, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है। तो ए का सेलिंग प्राइस मतलब ए ने जितना
रुपए का स्टॉक बेचा था उसमें से 45,000 का स्टॉक बच गया, तो इसमें मुझे ए का प्रॉफिट का परसेंटेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए सेल किया है तो ए का ही प्रॉफिट का ए का ही जीपी रेशियो लगना चाहिए। अब ए का जीपी रेशियो बी के लिए कितना है, तो जीपी रेशियो प्रॉफिट बाय सेल्स होता है, ये ऑन कॉस्ट है, और ये तो कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि ये ए का सेल प्राइस है, बी का कॉस्ट प्राइस है, जो बेचता है वही प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाता है। तो मुझे ए का प्रॉफिट देखना है कि ए का स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो पता करना पड़ेगा कि ये सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस पे प्रॉफिट कितना है, हम लोग को कॉस्ट पे दिया है तो हम लोग सेल पे ट्रांसफर कर लेंगे, कॉस्ट पे 50%, तो सेल पे कितना होगा 50/150, कैसे निकाला लास्ट दिन भी मैंने बताया था, प्रॉफिट कॉस्ट और यहाँ पर हो जाएगा सेल प्राइस। देखो बोल रहे 50% ऑन कॉस्ट, ये क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 50 रुपीज, 50% मतलब 50/100, तो कॉस्ट पे बोला है तो कॉस्ट 100, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 150, मतलब 100 + 50, अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 है प्रॉफिट 50 है तो सेलिंग प्राइस 150, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सेल्स 50/150, ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, फिर से एक बार बता दिए, और इसको भी ट्रांसफर करेंगे 20% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट तो 20 फिक्स्ड है, कॉस्ट अगर 100 है तो फिर सेलिंग प्राइस 120। ठीक है, तो इस पे 50/150 और इस पे 20/120। ठीक है, चेक करते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर आ गया, ये 0 0 कैंसिल 3, मतलब 15,000। अच्छा, ये भी 0 0 कैंसिल 6, यानी कि 7,000। अच्छा, अब इसका कर लेंगे टोटल, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पर टोटल कॉलम लिख के कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर हो गया 7,000 और 15,000, ये हो गया 22,000, मतलब ए का टोटल स्टॉक रिजर्व जो बी और सी दोनों को मिला के इंक्लूडेड है वो है 22,000। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो बी ट्रांसफर कर रहा है ए को जो ट्रांसफर किया है वो बी के लिए अपना सेलिंग प्राइस है, उसमें से 40,000 का स्टॉक बी के पास ए के पास पड़ा हुआ है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट लगेगा, क्योंकि ये सेल पे ही बता दिया है तो इसमें ट्रांसफर का कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का बेस का, तो 25% मतलब 1/4, यानी कि 10,000, और ये है 15%, ये भी सेल पे बता रखा है तो 15%, तो 15% 72 पे 15%, देखते हैं कितना होगा, 10,800। ठीक है, 10,800 + 10,000 मतलब 20,800। अच्छा, अब 39,000, अब इसमें ऑन कॉस्ट बताया तो हम लोग को सेल सेल पे निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 30/130 और 40/140 इंटू 30/130 इंटू 40/140, चेक करते हैं कितना होगा। ये 13 से 3,000 9,000 हो जा रहा है, हाँ। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट, 14 3 से 42, तो ये हो गया 4 3 से 12,000, तो 12 और 9 22 21,000, और टोटल करने पे 21 और 22, मतलब ये हो गया 33 और 20, मतलब 53,800 आ रहा है, नहीं 63,800 आ रहा है, 63,000 आ रहा है, 63,800। ठीक है, ये टोटल हो रहा है, तो हम लोग को पूछा था यही, देखो कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट, ये देखो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, दिस वन, और टोटल। ठीक है, ए का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, ए का अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँ इंक्लूड हो सकता है, बी और सी में, तो बी का इतना, सी का इतना, बी का किस में इंक्लूड हो सकता है, ए सी में, तो बी का अनरियलाइज प्रॉफिट का हिस्सा ए के पास इतना है, सी के पास इतना है, सी का ए के पास इतना है, बी के पास इतना है, और टोटल करने से ये आ गया, टोटल ऑफ एज अनरियलाइज प्रॉफिट 22, टोटल ऑफ बी 20,800 और टोटल ऑफ सी 21,000। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, देखो यहाँ पर बोला है
डिपार्टमेंट एक्स सेल्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 के तरह है जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था कि डिपार्टमेंट एक्स ने गुड सेल किया है, वाई को 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, डिपार्टमेंट जेड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, डिपार्टमेंट वाई सेल गुड्स एक्स एंड जेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15 and 20% ऑन सेल्स रेस्पेक्टिवली, डिपार्टमेंट जेड चार्जेस 20 and 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे को कितना कितना प्रॉफिट लगा के जो है स्टॉक सेंड किया है उसके बारे में बता रहा है। डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स आर एंटाइटल टू 10% यहाँ पर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। बोल रहा है कि डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को कमीशन दिया जाता है 10%, किस पे दिया जाता है? नेट प्रॉफिट पे। लेकिन वो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। जितने भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो लेस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट पे 10% कमीशन देना है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। बोल रहा है कि अनरियलाइज प्रॉफिट लेस किए बिना ही इन्होंने क्या कर दिया है, मैनेजर्स को कमीशन दे दिया और फिर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हमें बता दिया है। हम लोग को इसको सही करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्लास में जो हम लोग का शायद ये वाला क्वेश्चन था 5th नंबर, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वही वाला यहाँ पर है। तो कंसेप्ट तो मैंने लास्ट दिन भी बताया था, अभी भी मैंने थोड़ा सा बता ही दिया। हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि कौन सा इंटरनल ट्रांसफर में कैसे करके कैलकुलेट होता है ये जरूरी होता है, ठीक है। तो ये देखो हम एक बार बता देते हैं प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्स, ये y और ये z डिपार्टमेंट। अब कौन किसको ट्रांसफर करता है? x जो है वो ट्रांसफर करता है डिपार्टमेंट y एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। x जो है y को 25% ऑन कॉस्ट में देता है और x जो है z को 10% ऑन कॉस्ट में देता है। डिपार्टमेंट y सेल्स गुड्स टू x एंड z। y जो है x और z को ट्रांसफर करता है, x और z। अच्छा कितना कितना ट्रांसफर करता है? 15% और 20% ऑन सेल। 15% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। और यहाँ पर डिपार्टमेंट जेड जो है एक्स और वाई को, डिपार्टमेंट जेड जो है वो एक्स और वाई को एक्स और वाई को कितने में सेल करता है? डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली 20 और 25% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। जेड जो है हाँ 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये लिख लिया जैसे बता दिया था। अब हम लोग को जो रेक्टिफिकेशन करना है वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे जो प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। लेकिन ये प्रॉफिट गलत निकाला गया है क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसमें से एलिमिनेट नहीं किया गया है। तो जो गलत है उसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके ही ना हमें सही करना है। तो 36,000, 27,000 और 18,000, इसमें अगर हम लोग कमीशन को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट किया गया है, कमीशन को लेस किया गया है। कमीशन कितना है? 10%, ठीक है। और ये कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, यानी कि ये 90% का वैल्यू है। तो 90% अगर 36,000 है तो 10% कितना हो जाएगा? 4,000 होगा। क्योंकि देखो 36,000 डिवाइडेड बाय 90%, बिकॉज 36,000 इज इक्विवेलेंट विथ 90%। लेकिन यूनिटरी मेथड से सबसे अच्छा समझ में आता है 90% का मतलब अगर 36,000 है तो
तो 1% का मतलब तो कम ही होगा, कम होने से डिवाइड होगा, और 10% का मतलब ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा से कम फिर कम से ज्यादा, ज्यादा होने से मल्टीप्लाई, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 90% इंटू ये 90 होगा इंटू 10%, तो 9 से डिवाइड करने से 4,000, 4,000 इंटू 10% यानी 4,000 इंटू 10 यानी कि सॉरी हाँ 4,000 इंटू 10%, ये देखो ये 90% से डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली दोनों साइड से अगर परसेंटेज परसेंटेज हटा दो तो 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो 4,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10%, तो 9 से डिवाइड होगा तो 3,000, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये 36 था ये 27 हो जाएगा, 10 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, तो ये सब 9 से डिवाइड होगा, ये हो गया 9 2 जा 18, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता है कि और कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, मैंने यूनिटरी मेथड से बता दिया, जैसे 36,000 का है सेम चीज हम लोग का इसके लिए भी होगा, इसका भी 90% इंटू 10%, तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये 90% इंटू 10% तो हर जगह पे एप्लीकेबल हो रहा है, ये कैंसिल आउट करने से 9, तो 9 डिवाइडेड 18 डिवाइडेड बाई 9 और 27 डिवाइडेड बाई 9, तो 3,000 और ये हो गया 2,000, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है। 36 इंटू 4 40,000, 30,000, 20,000, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट के पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो ये हो गया। अब एडजस्टमेंट कैसे होगा, स्टेप 1 हमें अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना है, फिर जो बचेगा उसमें हमें 10% कमीशन लेस करना। अच्छा अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर निकालते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ट्रांसफर फ्रॉम दे दिया है, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, तो यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड। तो एक्स ने जो ट्रांसफर किया है वाई और जेड को, वाई के पास 15 और जेड के पास 11,000 पड़ा है, 15 और 11,000 पड़ा है। वाई के पास है 14 और 12, वाई के ट्रांसफर किया गया स्टॉक में से एक्स के पास 14 और जेड के पास 12,000 पड़ा हुआ है, और जेड के ट्रांसफर किए गए स्टॉक में से एक्स के पास 6,000 और इसके पास 5,000, वाई के पास 5,000 है। अब ये इधर से अगर देखें तो ये एक्स का सेलिंग प्राइस है, ये वाई का सेलिंग प्राइस है, जेड का सेलिंग प्राइस है, तो एक्स का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। अब एक्स का प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना ट्रांसफर करने पे प्रॉफिट लगाया गया है, वाई का भी देख लेंगे और जेड का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिख रखा है एक्स जो है वो 25% जो है वाई और 10% जो है जेड, कॉस्ट पे 25% ऑन वाई, वाई और जेड को ट्रांसफर करेगा एक्स, वाई जो है एक्स और वाई को सॉरी जेड को ट्रांसफर करेगा, ये जो है एक्स और वाई को ट्रांसफर करेगा, तो वाई का 25% ऑन कॉस्ट यानी 25/125 ऑन सेल, जेड का है 10% ऑन कॉस्ट यानी कि 10/110। चेक करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 25/125, तो 25 डिवाइडेड बाई 125 करने से होता है 5, 5 से डिवाइड करने से ये 3,000 आ जाएगा, और 10/100 तो 0 0 कैंसिल, 11 से डिवाइड करने से 1 कितना हो जाएगा 1,000, टोटल करने से एक्स का अनरियलाइज प्रॉफिट दोनों डिपार्टमेंट मिला के 4,000। अच्छा एक यहाँ पर देखते हैं वाई ने जो ट्रांसफर किया है, वाई का ये रहा ड्रॉ, 15% एक्स और 20% जेड सेल प्राइस पे, 15% ऑन सेल्स और 20% ऑन सेल्स, तो 15% और 20%, तो 20% मतलब 2,400 और 15% मतलब 2,100,
4,500। और Z का देखते हैं, X पे 20% और Y पे 25%। तो कॉस्ट पे है तो 25/125 ऑन सेल, दैट इज, और यहाँ पर भी दैट इज 20/120 ऑन सेल्स। तो यहाँ पर हो गया 20/120, 1000, 25/125, ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो 1000, तो टोटल करके हो जाता है 2000। ठीक है, 1000, 1000, 2000 सेम चीज है। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया 2000। अच्छा, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए, अनरियलाइज प्रॉफिट, ये लास्ट वाला आया हम लोग का 2000, और इसके आगे का दो 4000 और 4500, 4000 और 4500। तो पहले अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करने बोला था, जो नहीं किया गया था, तो हम लोगों ने कर लिया। 25,500 और ये हो गया 18,000। ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कमीशन 10%, तो इसका 10% 3600, इसका 10% 2550, इसका 1800। अब माइनस करने से देखते 004, ये 4 हो गया, 4 और 6 ये 2, 32,400। अच्छा, यहाँ पर 0, 25,500 minus 2,550, 22,950, 16,200। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। ये सेम क्वेश्चन था जैसे हम लोगों ने 5th नंबर पे किया था, लेकिन ये एक प्रैक्टिस हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो एडेड नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन जो है बाकी रखा, वो हम ऐड कर देंगे 4th नंबर वाला। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन है हम लोगों का इलास्ट्रेशन 7। ठीक है, इसके आगे तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7 जो कि मार्कअप का है, जिसका कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, और एक 4th नंबर वो भी मार्कअप का है, और एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम लोग करके देख सकते हो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम होमवर्क दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन से कंसेप्ट पे है वो भी बता देते हैं। आज जो हम लोगों ने इंटरनल ट्रांसफर किया 100 मिल फर्नीचर, ये क्वेश्चन लगभग जो है हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ना, लेदर और फिनिश्ड लेदर और शूज डिपार्टमेंट, उसी के तरह है, लेकिन ये ना पूरा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन का यहाँ पर पोर्शन ऐड होगा, पूरा एडिट नहीं है, तो इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके हम ट्रांसफर कर देते हैं तुम लोग को, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्कअप वाला पॉइंट करेंगे, और ये 3 वाला भी बता देंगे। मार्कअप का 2 क्वेश्चन है, ये करने से हम लोग का डिपार्टमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।